और बहिर्मुखी व्यक्तित्व क्या है? एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी। इसके बाद जो थर्ड है उभयमुखी, ठीक है, एम्बिगुअस पर्सनालिटी। ये 3 तरह के हमारे व्यक्तित्व होते हैं। इंट्रोवर्ट जो अंतर्मुखी हैं वो कैसे लोग हैं? अंतर्मुखी जितने भी व्यक्तित्व हैं या जिनका दृष्टिकोण है इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी हैं, ये सभी जितना हमारा साइंटिस्ट वर्ग है, जितने हमारे कवि हैं, ठीक है, जितने हमारे साइंटिस्ट हैं, कवि हैं या फिलोसफर हैं, ये सभी किस में आते? पोइट हो गए, ठीक है, फिलोसफर्स हो गए, ये सभी किस में आएंगे? अंतर्मुखी व्यक्तित्व में। अंतर्मुखी व्यक्तित्ववादी जो लोग हैं वो चिंतनवादी लोग हैं, जो किसी बात पर चिंतन मनन करते हैं। इसके बाद जो हमारे बहिर्मुखी व्यक्तित्व हैं, ये कैसे हैं? बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले जो लोग होते हैं वो अपनी बात को, भले ही उनको थोड़ा सा नॉलेज है, लेकिन वो प्रॉपर वे में अपनी बात को एक्सप्रेस करना जानते हैं, ठीक। और अंतर्मुखी व्यक्तित्व के पास बहुत सारा नॉलेज है, रियल में नॉलेज है, लेकिन वो अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। ये है अंतर्मुखी इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी। एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी, नॉलेज बिल्कुल थोड़ा सा है, बहुत कम ज्ञान है, लेकिन वो अपनी बात को बहुत टेक्निकल वे में, प्रॉपर वे में एक्सप्रेस कर पाते हैं, व्यक्त कर पाते हैं। उसके बाद है उभयमुखी व्यक्तित्व, एम्बिगुअस पर्सनालिटी। इसमें क्या होता है? उभयमुखी व्यक्तित्व जो है ये अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों का मिश्रण है, मिला जुला हुआ पार्ट है, दोनों एक साथ हैं। तो मोस्ट ऑफ द सक्सेसफुल जो पर्सनालिटी हैं वो जो दोनों व्यक्तित्व जिसके अंदर है वो है, जहाँ पर अंतर्मुखी भी है, बहिर्मुखी है। अब इसको दूसरे शब्दों में समझ लें, जो उभयमुखी पर्सनालिटी है, यहाँ पर क्या है? कई बार आप लोगों ने मीटिंग्स में, इंटरव्यूज़ में या अदर भी कहीं सुना होगा कि जितना हमें एक अच्छा श्रोता भी होना चाहिए और एक अच्छा वक्ता भी होना चाहिए, ठीक है। मतलब जब हम सुने तो इतना ध्यान से सुने कि मौन होकर सुने, और जब बोले तो इतना ध्यान से बोले कि हम अपनी बात को पूरा कहेंगे। अभी हम लोग क्या करते हैं, जब सुनने की बारी आती है तो ध्यान से सुन नहीं पाते हैं। तो जो व्यक्ति ध्यान से सुनेगा नहीं, आपको लगता है वो सही बोलेगा, कोई बात व्यक्त करेगा? नहीं करेगा, ठीक। तो उभयमुखी में क्या है? अंतर्मुखी और बहिर्मुखी, इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी और एक्सट्रोवर्ट दोनों एक साथ कनेक्ट होती हैं। इसका अर्थ हुआ कि जहाँ हमें सुनना चाहिए वहाँ हम प्रॉपर सुनेंगे, और जहाँ हमें बोलना चाहिए वहाँ प्रॉपर वे में हम बोलेंगे, ठीक। तो ये व्यक्तित्व क्या है? इसी को बोलते हैं उभयमुखी व्यक्तित्व। तो अब इस व्यक्तित्व को योग के द्वारा कैसे ठीक किया जा सकता है? क्योंकि हम लोग योग में इसे पढ़ रहे हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। यदि योग में पर्सनालिटी डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब कि कोई कारण होगा इसमें से, ठीक है। नीचे भी अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, स्थिर अस्थिर व्यक्तित्व दिए हुए, वो सेम ही है। देखो योग में कैसे इसको ठीक कर सकते हैं। पहला, जब हम आसन की बात करते हैं, जो लोग प्रॉपर, अब देखेंगे चेक कैसे करेंगे। यदि आप पश्चिमोत्तानासन पूरा लगा लेते हैं, उपविष्ट आसन, पैर का अंगूठा पकड़ा और सिर पूरा लगा लिया जमीन पे, ये है अंतर्मुखी व्यक्तित्व, ठीक। किसी के ये आसन की फिजियोलॉजी से पर्सनालिटी डेवलपमेंट देखा जाता है। उसके बाद यदि हम बैक होकर धनुरासन, भुजंगासन पूरा कर लेते हैं, पूर्ण लगा लेते हैं, तो इसे बोलते हैं बहिर्मुखी व्यक्तित्व, ठीक। अब जो व्यक्ति, कई बार आपने देखा होगा ना, आगे झुकने वाले आसन आसानी से कर लेते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग पीछे झुकने वाले कर लेते हैं। अब इसमें से एक वर्ग है जो आगे झुकने वाले आसन भी पूरे कंप्लीट कर लेगा और पीछे वाले भी कर लेगा, ठीक। जो आगे और पीछे झुकने वाले दोनों आसन प्रॉपर कर लें, आप समझ लेना ये संतुलित व्यक्तित्व है, बैलेंस पर्सनैलिटी, ठीक। हमको योग में आना तो मेरा बहुत बाद में हुआ, हमको कोई इसका नॉलेज नहीं था, लेकिन हमको अपने बचपन से पूरा पश्चिमोत्तानासन आधे घंटे लिटा दो और पूरा भुजंगासन में जितनी देर कहो उतनी देर हम बैठे रहें, सो भी जाए, ठीक। तो उसका हमको जीवन में फ़ायदा मिला कि हमको आज तक कुछ भी, कैसी भी, कुछ मतलब किसी भी परिस्थिति में रख दो, हमको कोई दिक्कत ही नहीं होती।
और ऐसा नहीं कि हम उस परिस्थिति में बने रहेंगे, हम उस परिस्थिति को सुंदर बनाने का प्रयास करेंगे। तो ये क्या है, तो योग में हम क्या कर सकते हैं कि जिसका जैसा व्यक्तित्व है उसमें सुधार कर सकते हैं। नियमित जब हम योग अभ्यास करेंगे तो क्या करेंगे कि यदि हम आगे झुकने वाले आसन कर पाते हैं और पीछे वाले नहीं कर पाते हैं, तो मुश्किल से 1 से 3 महीने रेगुलर अपनी डाइट को ठीक करके, नींद को ठीक करके अभ्यास करेंगे तो पीछे झुकने वाले भी करने लगेंगे। तो जैसे ही हम आगे झुकने वाले और पीछे झुकने में एक बैलेंस बना लेंगे तो क्या होगा, इसका मतलब है कि हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट सही डायरेक्शन में है। और इसका प्राणायाम में कैसे इसको कंट्रोल करते हैं देखते हैं। जब हम नाड़ी शोधन प्राणायाम या अनुलोम विलोम प्राणायाम चेन सिस्टम में विदाउट एनी इरिटेशन यदि 20 मिनट्स परफॉर्म कर लेते हैं, आप समझ लेना संतुलित व्यक्तित्व की ओर जा रहे हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक, इसीलिए हम करवाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई हम आपके लिए कंपल्सन है कि नहीं आप 20 मिनट्स करें, क्योंकि एक होता है आप लोग, अभी हम लोग क्या करते हैं, सभी लोग ये भी करेंगे, थोड़ा सा ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, 10 चीज़ें। आपने कभी देखा है थाली में 10 आइटम रख लो तो एक का भी टेस्ट नहीं आता है। ठीक, और जब बहुत भूख लगी हो तो केवल अचार और रोटी भी रखी हो ना, जो सुबह की बनी हो, उसमें भी टेस्ट आता है। क्यों आता है? एक तो भूख लगी है तेज, दूसरे आइटम कम है तो पूरा स्वाद आता है। ठीक, ऐसे ही हम अपने जीवन में जब योग में कुछ भी करें वो इसलिए करें कि हमारे व्यक्तित्व में क्या अंतर आएगा, हमारा व्यक्तित्व पहले है क्या, हमारा जीवन कैसा है, उसमें क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है और कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। इन बातों को जब ध्यान में रखेंगे तो आप देखेंगे अपने आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंद, ध्यान सबको ध्यान से करना शुरू करेंगे। और यदि आप इसलिए कर रहे हैं, कुछ लोगों को होता है ना कितने वेरिएशन चेंज करने हैं, ये भी करना, कुछ लोग तो बताते हैं खुद से कि इस प्राणायाम के बाद ये भी करना है, इसके बाद ये भी करना है। अरे प्राणायाम इतनी वैरायटी में प्राणायाम नहीं करने, एक प्राणायाम ही आपके लिए आपको पूरी ऊर्जा दे सकता है, आपको पूरे व्यक्तित्व को बदल सकता है। तो पहले हम एक को पूरी तरीके से करें। सीखने की दृष्टि से सब कुछ सीखना चाहिए। जैसे हम लोग पढ़ाई करते हैं तो जब स्टार्टिंग में करते हैं तो सब्जेक्ट अधिक होते हैं, लास्ट में एमए आते आते एक सब्जेक्ट होता है। ठीक है, एमए और एमएससी एमकॉम में, और उसमें भी जब पीएचडी करते हैं तो क्या होता है, एक टॉपिक होता है केवल। ठीक, तो ये क्या है, ये वही तरीके हैं जो योग की टेक्निक्स हैं, उनके माध्यम से हम अपने व्यक्तित्व को कितना निखार सकते हैं, कितना अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम कर सकते हैं। अब देखेंगे, एक बार पढ़ेंगे। स्वभावगत परिप्रेक्ष्य मनोविज्ञानी, मानवतावादी, जैविक, व्यवहारवादी, विकासवादी, सामाजिक शिक्षा परिप्रेक्ष्य। पर्सनालिटी के 7 सिद्धांत। स्वभावगत एक व्यक्ति का नेचर होता है। कुछ लोग बोलते हैं ना, पहले से बोल देते कि हम अपना नेचर नहीं बदलेंगे। ठीक, तो नेगेटिव वे में हो तब तो जरूर बदल ले, पॉजिटिव है तो कोई बात नहीं। इसके बाद मनोविज्ञानी, ठीक है, पर्सनालिटी के जो 7 सिद्धांत। अब मनोविज्ञान भी होता है हमारे नेचर में। कई बार हम सही तरीके से अपने आप को ऑटो सजेशन देते हैं या किसी की बात मानते हैं, तो यहाँ पर भी सुधार किया जा सकता है। इसके बाद मानवतावादी, ठीक है, मानवतावादी में क्या है, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है कि जब हम अपने जीवन को एक सही दिशा में लगाने की बात करते हैं तो भी हमारे व्यक्तित्व में सुधार आ जाता है। ठीक है, इसके बाद है जैविक। जैविक का मीन्स हो गया जो हमें जेनेटिक भी मिल रहा है। कुछ लोग बोलते हैं ना कि ये प्रॉब्लम जेनेटिक है, जेनेटिक कुछ भी नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, यदि आप उस पर काम करें। योग जो है वो जेनेटिकल जो प्रॉब्लम्स हैं उनमें भी चेंजेस लाता है। इसके बाद है व्यवहारवादी, इसे बोलते हैं बिहेवियरल अप्रोच। व्यवहारवादी में क्या है, जो व्यवहारवादी जो मनोवैज्ञानिक हैं ये क्या करते हैं, किसी के व्यवहार को ठीक करना हो, मान लो हमें आपसे कहना है कि आप सीधे बैठे, तो जो व्यवहारवादी बिहेवियरल जो हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं ये क्या करेंगे कि खुद सीधे बैठने लगेंगे, तो आप उन्हें देख कर सीधे बैठ जाएंगे। और ये वाला जो व्यवहारवादी दृष्टिकोण है ये सबसे अधिक यूज़फुल है, क्योंकि हमारे बच्चे, हमारे साथ वाले लोग
वही सीखते हैं जो हमें देखते हैं। हम बोलते हैं वो नहीं सीखते हैं, जो हमें वो करता हुआ देखते हैं वो सीखते हैं। उसके बाद विकासवादी, एक डेवलपमेंट थिंकिंग भी है। डेवलपमेंट में क्या है, यदि किसी को लगातार हम उसको सामने वाले को मोटिवेट करते रहें कि आप कुछ कर सकते हैं, आपके अंदर करने की क्षमता है। अभी हम क्या करते हैं, सामने वाला यदि 5 बार असफल हो गया है, फेलियर हो गया है 5 टाइम, तो हम क्या बोलते हैं, आप कुछ कर ही नहीं सकते, आप कुछ कर ही नहीं सकते। आपको पता है जो जितने भी बड़ी फर्म होती हैं, एक बार बस हमने ऐसा सामने से सुना है, जो अंबानी जी की फैमिली का एक इंटरव्यू आया था, उसमें आ रहा था कि ये जब किसी का सिलेक्शन करते हैं तो सिलेक्शन में जो व्यक्ति जितने टाइम्स फेलियर्स होता है उसको लेते हैं, जो व्यक्ति लगातार सक्सेसफुल पर्सन है उसे नहीं लेते। पता है क्यों? क्योंकि सफल व्यक्ति असफलता को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, और जो असफल व्यक्ति है वो कई बार असफल हुआ है और फिर आया है फर्म में अपने इंटरव्यू को देने के लिए। इसका मतलब असफलता को फेस करने के बाद भी सफलता की चाह रखता है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो थोड़ा सा असफल हो गया तो बस उसको ऐसी दृष्टि से देखने लगते हैं मानो अब इसके पास कुछ है ही नहीं। ठीक, तो ये सब क्या है, ये हमारे अंदर सद्गुण होने चाहिए। अपने लिए भी कितनी भी असफलता मिल जाए, यही सोचना है, आई कैन डू ईच एंड एवरीथिंग इन पॉजिटिव मैनर। और सामने वाला भी हो, चाहे सामने वाला कितना ही असफल क्यों ना हो, एक बात तो ध्यान रखो कि आप उसे कुछ ना दे पाओ तो कम से कम उसे डीमोटिवेट ना करो। ठीक, आप उसे कुछ ना दे पाओ तो उसे डीमोटिवेट ना करो। यदि आप अपने जीवन में एक छोटा सा संकल्प ले लेते हैं तो आप देखना आपकी लाइफ बहुत सरल हो जाएगी। नहीं कुछ दे सकते, इतना तो कह सकते हैं कि परेशान मत हो, कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा। सभी के जीवन में असफलता आती है, आप भी सफल हो जाओगे। थोड़ा धैर्य रखो, थोड़ा अच्छे से प्रयास करो और सफल हो जाओगे। इतना शब्दों में हमारा क्या गया। ठीक, लेकिन जैसे ही हम उसको बहुत एक हे की दृष्टि से, एक हीन भावना से देखते हैं, वो तो पहले ही परेशान है और फिर हम भी उसको ऐसे देखते हैं या ऐसे शब्द बोलते हैं, तो क्या होता है कि फिर वो व्यक्ति बहुत नीचे आता है। और आपको पता है वो व्यक्ति नीचे नहीं आया है, नीचे कौन आया है, आप आए हैं। ठीक, जब हमें लगता है ना हम दूसरों को डाउन कर रहे हैं, भूल जाना दूसरा कोई डाउन नहीं होता, हमने अपनी लाइफ को डाउन किया है। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में इन बातों का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है सामाजिक शिक्षा परिप्रेक्ष्य। सामाजिक शिक्षा परिप्रेक्ष्य क्या है, जो सोशल एजुकेशन है कि समाज में रहने के लिए हमारे पास कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो याद है अष्टांग योग में समाज में रहने के लिए कौन से गुणों की आवश्यकता है, अष्टांग योग के अनुसार यम। ठीक है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। तो वो किसके लिए, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पढ़ेंगे तो अलग पढ़ेंगे, यम नियम पढ़े थे वो अलग हो गए, कुछ अलग नहीं है। वो सभी चीज़ें एक साथ कनेक्ट करके हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बनते हैं और हमारे पूरे व्यक्तित्व को एक सकारात्मक दिशा में मोड़ देते हैं, जिसके कारण जीवन हमारा ऐसा है जैसा अभी है, सेम पहले जैसा ही दिख रहा है। लेकिन जैसे ही हमारा सोचने समझने का नज़रिया बदलता है, वैसे ही जीवन की समस्याएं हमें समाधान के रूप में परिवर्तित होती हुई दिखाई देती है। ठीक, पढ़ेंगे मणि जी। पर्सनालिटी की 5 विशेषताएं: नैतिक, सामाजिक, मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक। नैतिक, सामाजिक, शारीरिक क्या हो गया, WHO की डेफिनेशन देखें तो फिजिकल हेल्थ। ठीक, मानसिक मेंटल हेल्थ, संवेगात्मक जो है ये हमारे इमोशंस का ही इमोशनल पार्ट है। तो किस, ये इमोशन से कनेक्ट है, ये मानसिक से कनेक्ट होगा, मेंटल से। ठीक है, उसके बाद जो नैतिक वाला पार्ट है वो यम से भी कनेक्ट होगा और स्पिरिचुअल हेल्थ से भी कनेक्ट होगा। ठीक, और सामाजिक सोशल है। तो WHO की ये डेफिनेशन सामने है आपके। पढ़ेंगे आगे। पर्सनालिटी योग दर्शन के अनुसार जहाँ त्रिगुण सम हो
तो व्यक्तित्व भी सम ही होगा। जहाँ त्रिगुण सम हो तो व्यक्तित्व भी सम ही होगा। महर्षि पतंजलि। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। देखो, अब इस जब हम बोले मतलब देख रहे हैं यहाँ पर कि सम हो, तो हम लोग कैसे समझेंगे कि अब किसका सम है। सम का मतलब बैलेंस है, संतुलित है। तो बैलेंस जो पर्सनालिटी है वो कैसे पता चलेगी। देखो, सतोगुण का मीन्स हुआ जो व्यक्ति का बात व्यवहार, उसके कमिटमेंट है, वो सतोगुण में आते हैं। ठीक है। बात का मतलब वो क्या कह रहा है, अपनी बात पर वो स्टेबल है या नहीं है, ये सतोगुण का पार्ट है। उसके बाद रजोगुण का मीन्स क्या है कि जो उसे जिस टाइम पर जो कार्य करना चाहिए वो कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये रजोगुण का पार्ट है। इसके बाद तमोगुण क्या है, यदि व्यक्ति सही समय पर सही नींद ले रहा है, ये तमोगुण का पार्ट है। तो यदि तीनों एक साथ इक्वल किसी की पर्सनालिटी में दिखाई दे रहे हैं, तो फिर इसका मतलब समझ लीजिए ही और शी इज़ फिजिकली फिट एंड फाइन, मेंटली फिट एंड फाइन, सोशली फिट एंड फाइन, स्पिरिचुअली फिट एंड फाइन। इससे बोल सकते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट। आगे देखेंगे। पर्सनालिटी आयुर्वेद के अनुसार जहाँ त्रिदोष सम हो तो व्यक्तित्व भी सम यानी उत्तम ही होगा। महर्षि चरक। आयुर्वेद। वात पित्त कफ का समावेश। योग दर्शन के अनुसार त्रिगुण सतोगुण रजोगुण तमोगुण सम है, तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट ठीक दिशा में है, डायरेक्शन में है। और आयुर्वेद के अनुसार यदि वात पित्त कफ त्रिदोष संतुलित है तो व्यक्तित्व संतुलित है। आगे देखेंगे। पर्सनालिटी में क्या सम्मिलित पर्सनालिटी में क्या सम्मिलित होना चाहिए। ठीक, सम्मिलित। ओके। पर्सनालिटी में क्या सम्मिलित होना चाहिए। शारीरिक गुण, भार, लंबाई, चौड़ाई, गठन, रंग, ध्वनि आदि। मानसिक गुण, ज्ञान, भावना, इच्छा, स्वभाव आदि। चरित्र, संकेतात्मक शारीरिक क्रियाएं, संवेगात्मक, सहानुभूति, चिंता, भय, हंसी आदि। सामाजिकता, संकल्प शक्ति। शारीरिक गुण में अगर किसी का देखेंगे तो व्यक्ति, किसी को भी हम लोग फर्स्ट टाइम जो उसका फिजिकल अपीयरेंस ही देखते हैं। ठीक है, वो फर्स्ट होता है किसी के भी अट्रैक्शन का। तो वहाँ पे क्या देखते हैं, हाइट कैसी है, कितनी है, वेट कैसा है, कितना है, चौड़ाई का मतलब हाइट विथ लंबाई, चौड़ाई और मोटाई तीनों बोलते हैं जिसे। ठीक है, कि व्यक्ति की लेंथ जो हाइट है वो कितनी है, विथ चौड़ाई कितनी है, और फिर वो व्यक्ति मोटा है या पतला है। ठीक है, दिखने में कई बार होता है कि हाइट के अनुसार ही वेट है, हाइट के अनुसार ही वेट है, लेकिन फिर भी वेट कहाँ है, पेट पतला है और शोल्डर पीछे से उठे हुए हैं। ठीक, ऊपर से पतले हैं तो हिप वाले पार्ट उठा हुआ है। ठीक, तो ये क्या है, अब हाइट और वेट तो दोनों बराबर हैं, फिर भी व्यक्ति अच्छा नहीं दिख रहा है, क्योंकि उसका जो फिजिक है वो प्रॉपर जैसे उसके मसल्स होने चाहिए वो वैसे नहीं दिख रहे हैं। इसके बाद है गठन, ये सब एक साथ ही कनेक्ट हो गए। फिर रंग का मतलब होता है कलर। ठीक है, हालांकि कलर बहुत मैटर नहीं करता है, व्यक्ति की पर्सनालिटी, कई बार डार्क कलर वालों की भी पर्सनालिटी बहुत सुंदर लगती है। हम लोग यूनिवर्सिटी में एक साउथ की लड़की पढ़ती थी, उसको पता है क्या कहा जाता है, उसका कलर कैसा था, जैसे जो पेंट वाला ब्लैक होता है, पेंट वाला ब्लैक। ठीक, और शाइनिंग करता हुआ। उसको पूरी यूनिवर्सिटी में नहीं, जो विदेशी फॉरेनर्स आते थे, एक बात बोली जाती थी कि ब्लैक क्वीन कहाँ है, ब्लैक क्वीन बोला जाता था। मतलब पहली बार अपने जीवन में किसी इतने काले व्यक्ति को इतना सुंदर देखा होगा। ठीक, तो ये क्या है, इसलिए ये आप कभी नहीं कह सकते कलर से मतलब नहीं, पूरी पर्सनालिटी अगर अच्छी है तो कई बार कलर बहुत मायने नहीं रखता है, और उसके साथ साथ पूरा उसका व्यक्तित्व भी अच्छा हो। ठीक, तो भी ये चीज़ें हट जाती हैं। फिर ध्वनि का मीन्स हो गया हमारे साउंड से, कि हमारी आवाज़ कैसी है। आवाज़ बहुत मैटर करती है। ठीक, चाहे आप जितना कुछ सुंदर हो, कितनी भी प्रतिभा हो, यदि आवाज़ अच्छी नहीं है,
सहज नहीं है, तो भी बहुत सारी चीज़ें आपकी अच्छी नहीं लगती हैं लोगों को। ठीक, तो आवाज़ भी अच्छी होनी चाहिए। ये जो हमारी फिजिकल बॉडी में ये क्वालिटीज़ देखी जा रही हैं। इसके बाद है मानसिक गुण। मेंटल में क्या है? मेंटल क्वालिटीज़ में ज्ञान, जो आप बोल रहे हैं उसका सही नॉलेज हो। भावना, जिस ज्ञान को आप दे रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं, उसके प्रति आपकी भावनाएं अच्छी हो। एक सही, ऐसा ना हो कई बार लोग पढ़ाते हैं तो उनको अंदर से डर लगता है, ऐसा ना हो कि मेरी चीज़ें सामने वाला सीख ले। थोड़ा सा ध्यान में रखो, आपकी चीज़ दुनिया में कोई नहीं चुरा सकता है। ठीक, जिस दिन ये बात समझ में आ गई ना, उस दिन जीवन बहुत आसान हो जाएगा। आपकी कोई भी चीज़ इस दुनिया में कोई चुरा ही नहीं सकता है, क्योंकि जो आप हैं वो नहीं है, और जो वो है वो हम नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, छोटी छोटी चीज़ें जब हमें 100% एक कॉन्फिडेंस के साथ समझ में आ जाती है ना, तो हमारा यही जीवन सरल दिखाई देता है। इसके बाद इच्छा। इच्छा का मीन्स हुआ कि हमारी क्या इच्छा है, हम क्या करना चाहते हैं, क्या देना चाहते हैं। हर व्यक्ति की अपनी इच्छा होती है अपनी प्रकृति के अनुसार। उसके बाद है उसका स्वभाव। तो ज्ञान, भावना, इच्छा, स्वभाव, ये किससे कनेक्ट करते हैं? हमारे मेंटल हेल्थ से। चरित्र भी उसी का एक पार्ट है। फिर संकेतात्मक जो चीज़ें हैं, हमारी शारीरिक क्रियाएं। कई बार आपने देखो कुछ लोगों की बॉडी लैंग्वेज, वो सब कुछ अच्छे हैं, लेकिन बॉडी लैंग्वेज इतनी पुअर दिखाई देती है कि फिर ऐसा लगता है कि छोड़ो, थोड़ी देर इनसे साइड हो जाओ। मतलब सभी कुछ अच्छा है, फिर उसके साथ बॉडी लैंग्वेज भी, जो आपके हाव भाव हैं, बोलने का, बात करने का, जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है, हाथ, पैर, सिर, आँख, लिप्स, ये भी हमारे प्रॉपर मैनर में होनी चाहिए। ये है हमारी शारीरिक क्रियाओं में आता है। फिर संवेगात्मक जो इमोशनल पार्ट है, अगेन सहानुभूति, चिंता, भय, हंसी। सहानुभूति का नेचर होना चाहिए हमारा, कि सामने वाले की समस्या को यदि समझ रहे हो, या कोई व्यक्ति बहुत परेशान है, तो हमें पता होना चाहिए यहाँ हंसना है या शांत रहना है। ठीक, हंसना हमेशा चाहिए, ज़रूरी है, लेकिन कई ऐसे मैटर होते हैं जहाँ पर शांत होना पड़ता है। चिंता, भय, ये चिंता क्या, हमारे इमोशंस का ही पार्ट है। तो चिंता हमारे लिए किसी भी तरह से यूज़फुल नहीं है। भय, ये भी यूज़फुल नहीं, ये सब हमारे इमोशंस हैं। फिर हंसी, ये भी हमारा इमोशंस है, लेकिन हंसने का मतलब हंसी हमारी दूसरों का व्यंग करने पर ना हो। हंसना बहुत ज़रूरी है, लेकिन किसी दूसरे के ऊपर या उसकी कमियों पर नहीं हंसना है। ये सब हमारे इमोशनल हेल्थ का पार्ट है। फिर सामाजिकता जो सोशल हेल्थ में है। संकल्प शक्ति, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि व्यक्ति का जीवन उसकी संकल्प शक्ति पर दिखाई देता है। ठीक, पूरा जीवन किस पर दिखाई दे रहा है व्यक्ति का? उसकी संकल्प शक्ति पर। जिसकी जैसी संकल्प शक्ति है, उसका व्यक्तित्व वैसे ही गठित हो जाएगा। जिस व्यक्ति ने सोच लिया है कि हमें अच्छा जीवन जीना है, आप देखेंगे वो अच्छा ही जीवन जिएगा। जिस व्यक्ति ने ये सोच लिया मेरे भाग्य में कुछ नहीं है, अब उसके भाग्य में होगा भी तो भी कुछ नहीं है। ठीक, जिस व्यक्ति ने ये सोच लिया कि हम अपने भाग्य को दोबारा बनाएंगे, वो बना लेगा। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि जैसा आप संकल्प करते हैं, वो संकल्प पूरी प्रकृति में काम करना शुरू कर देता है। तो जब हम लोग जो नीचे वाला पॉइंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अपनी पूरी पर्सनालिटी को चेंज करने के लिए, क्योंकि पहले हमारे जीवन में संकल्प होना चाहिए, क्योंकि संकल्प के अनुसार ही, संकल्प क्या है, एक घर की नींव है। जैसी नींव फाउंडेशन होगा, उसके ऊपर वैसी दीवारें खड़ी होंगी। तो संकल्प के आधार पर ही हमारा पूरा व्यक्तित्व निर्मित होगा। ठीक, तो ये रहा पूरा पर्सनालिटी डेवलपमेंट। अब किसको किसको समझ में आया है वो हैंड रेज कर दे, नहीं समझ में आया है तो क्वेश्चन पुट अप कर ले। प्रणाम हेमंत भैया। प्रणाम जी। प्रणाम हेमंत भैया। पर्सनालिटी डेवलपमेंट पूरा हो गया, व्यक्तित्व निर्माण हो चुका है हेमंत भैया। हेमंत भैया, एक व्यक्ति का निर्माण, एक ऐसे व्यक्तित्व निर्माण होता है। देख लिया हम लोगों ने हेमंत भैया, तब तक हमने, आप आ रहे हैं तब तक हमने निर्माण कर लिया। ठीक है, तब तक आप अच्छा देख लो, अच्छा देख लो सभी लोग, आपकी कक्षा में नियमितता बनी हुई, डॉक्टर साहब की वजह से। धन्यवाद।
सही है, हम लोगों की बॉन्डिंग सही है, जो उपस्थित नहीं है वही सामने आ जाएगा। ठीक है, ठीक है सबको धन्यवाद। सुबह मिलेंगे, सुबह की कक्षा में सभी 7 बजे है ना, अपने वाले लिंक से मिलेंगे जो जिस पर डेली शाम को। ठीक है, ठीक है मुंडिया। चलो, तो हम लोग बात कर रहे थे कि जो अभी हमने पर्सनालिटी डेवलपमेंट पढ़ा, इसमें कोई ऐसा पार्ट जो अभी आपको समझ ना आया हो वो हैंड रेस करके पूछ लें। अब पहले हैंड डाउन करेंगे सब, ताकि हम समझ पाएँ ये पूछने वालों का है कि समझ में आने वालों का है। ठीक है, जिनको कोई क्वेश्चन पूछना हो, क्लियर ना हो कोई भी पार्ट, वो हैंड रेस करेंगे। बोलेंगे मानिक जी बोलेंगे। मैम परिप्रेक्ष्य मीन्स क्या होता है, उसका मीनिंग? रचना जी बताइए परिप्रेक्ष्य का। अभी आपके पास एक हिंदी भाषी लोग बैठे हैं। इन कॉन्टेक्स्ट, किस रेफरेंस में आ रहा है? इस परिप्रेक्ष्य, डायरेक्शन, कैटेगरी, डायरेक्शन, हमारे प्रकार अनुसार, से इस विषय में। ठीक, हमारे अनुसार, हमारे परिप्रेक्ष्य में। ठीक, अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू यू। ठीक है मानिक जी, क्योंकि रचना जी की हिंदी बहुत अच्छी है, इसलिए रचना जी को हमने बोला रचना जी आप बताइए। ठीक, बोलेंगे सीमा मैम। हेलो सीमा मैम। दीदी मेरे को तो संकल्प शक्ति के बारे में थोड़ा सा ज्ञान चाहिए, उसमें मैं हमेशा कंफ्यूज रहती हूँ। पहले भी मैंने आपसे एक बार पूछा था तो मेरा वो क्वेश्चन पूरा नहीं हो पाया कि संकल्प अगर अपने को लेना है, तो आपने ये बताया कि जो जो हमारे जीवन में हमें सही करना है उसके सकारात्मक भाव को बोलना, सोचना पड़ता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए आप मेरे को प्लीज। 1 मिनट आते हैं, 1 मिनट। ट्विंकल बोलेंगे। हेलो ट्विंकल। ट्विंकल कुछ पूछ रहे हैं? चलिए, तो सीमा मैम की बात लेते हैं। देखो, संकल्प शक्ति क्या है? संकल्प किस बात का लेते हैं? जो चीज़ हमारे जीवन में नहीं है या जिसका हमारे जीवन में अत्यंत अभाव है, लैकिंग है, और वो हम चाहते हैं। ठीक, जो हमारे जीवन में नहीं है। सपोज करके एक व्यक्ति ऐसा है जो बहुत दिनों से परिश्रम कर रहा है, बचपन भी बीत गया, बड़ा भी हो गया है, फिर शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, और अभी भी वो धन का अभाव है उसके जीवन में। इसे बोलते हैं लैकिंग। ठीक, किसी भी चीज़ का। अब ऐसा व्यक्ति यदि शांत मना स्थिति से या किसी के सानिध्य में जाकर कहीं से भी उस बात की गहराई में जाए कि ऐसा क्या है हमारे जीवन में कि सारे प्रयास करने के बावजूद भी हमारे जीवन से धन का अभाव नहीं गया। ठीक, ये होता तब है जब व्यक्ति बिल्कुल, होता है ना कि जैसे एक भूखे प्यासे व्यक्ति को केवल पानी ही दिखता है। प्यासे व्यक्ति को पानी ही दिखता है और कुछ नहीं दिख रहा है। भूखे व्यक्ति को केवल भोजन दिख रहा है, अब भोजन की गुणवत्ता नहीं दिखाई दे रही है। ठीक, जब ऐसी स्थिति होती है तब आप संकल्प लेने की स्थिति में होते हैं। तब आप ये समझ पाते हैं कि हमें आवश्यकता किस बात की है, और फिर यदि वो बात समझ में आई और किसी के डायरेक्शन में, या आप अपनी खुद अंतस चेतना, कई बार होता है ना बाहर से भी डायरेक्शन नहीं होते लेकिन अपना अंतर मन भी प्रेरणा देता है कुछ करने के लिए, तो उस समय वो जो कमी है आपके जीवन की उसको पूरा करने के लिए सही शब्दों का चयन करके संकल्प ले सकते हैं। और उस संकल्प को पूरा करने के लिए एक सही समय हो, सही दिशा हो और सही आत्मबल, मनोबल के साथ उसको डेली हमें रिपीट करना होता है। अब केवल संकल्प रिपीट ना करें, संकल्प को शक्ति भी देनी होती है। ठीक है, संकल्प को एक शक्ति भी देनी होती है। तो उस शक्ति देने के माध्यम हमारे योग में है, वो जिसमें भी आप कंफर्ट फील करें। प्राणायाम इसलिए बोला जाता है क्योंकि प्राण का संबंध हमारे मन से होता है और मन में ही संकल्प लिए जाते हैं। तो प्राणायाम सबसे सहज माध्यम है। तो जब आप प्राणायाम करते हैं तो जब श्वास लेते हैं तो आप अपने संकल्प को दोहराएंगे जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, और जब श्वास छोड़ते हैं तो जो समस्या है उसको बोलेंगे। मान लो हमारे पास धन का अभाव है तो हमने संकल्प लेते समय बोला कि हमारे जीवन में पर्याप्त मात्रा में धन है। ठीक,
और जब संकल्प, ये हमने श्वास लेते समय बोला, और जब श्वास छोड़ा तब हमने बोला कि हमारे जीवन के समस्त अभाव मिट गए हैं। ये संकल्प है, ठीक है, ऐसे लेते हैं। अब ये बस हमने फिर बोला कि जब जीवन में जिस चीज़ का अत्यंत अभाव हो और उसकी हमें अत्यंत आवश्यकता हो, और फिर ये क्या होता है कि जब ऐसे आप करते हैं। दूसरा, जब भी संकल्प लेते हैं, अभी तक हम लोग क्या करते हैं, मंदिर में प्रार्थना करते हैं, और प्रार्थना कैसे करते हैं, करे जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं। जब भी प्रार्थना करना दूसरा रोक के की जाती है, क्योंकि जब श्वास रोक कर प्रार्थना करते हैं तो वो हमारे अंदर से और प्रकृति में दोनों से कनेक्ट होती है। दूसरा, जब आप नाभि तक श्वास लेते हैं, संकल्प शक्ति, इच्छा शक्ति कहाँ पूरी होती है, जब नाभि पर आती है। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी इच्छा पूर्ति करने का वरदान देते हैं, ठीक, वो केंद्र हमारा नाभि है। तो जब नाभि तक श्वास भर लेते हैं और श्वास को रोक लेते हैं, वो संकल्प पूरा करने का सबसे सशक्त माध्यम है, ठीक। लोग बोलते हैं ना कि हमने जो चाहा वो मिला, वो तभी मिलता है, ठीक। वो चाहे जाने अनजाने होता हो उनका, या पूरे संज्ञान में होता, पूरी कॉग्निटिव पोजीशन में होता। चलिए, अब किसी का कोई एक क्वेश्चन हो तो लेंगे, बाकी हम शांति पाठ करेंगे। और सबको सब समझ में आ गया है तो फिर हमको परसों समझाएंगे, मंडे को, ठीक है। चलिए, ठीक है। तो फिर तो ये हम लोगों का आज हमने देखा पूरा पर्सनालिटी डेवलपमेंट। और अब आपको एक छोटा सा का होमवर्क है, कल तो देख लेना जैसा जिसको पॉसिबल हो। एक बार अपना पूरा सिलेबस रीड करेंगे और टू द पॉइंट आंसर देने का प्रयास करेंगे, ठीक। ये हम बार बार बोलते हैं, और यही जो प्रैक्टिकल सिलेबस है आपका उसमें भी करेंगे कि टू द पॉइंट आंसर देंगे, क्योंकि ये छोटी सी एक्सरसाइज है, लेकिन ये आपका प्रॉपर एक्सरसाइज है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए, सब बैठेंगे। हमको लग रहा है सबको सब कुछ समझ में आ गया। अब हम ही समझेंगे मंडे को आपसे। चलिए, सब बैठेंगे शांति पाठ के लिए। शांति शांति शांति। सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु। Now rub your palm, touch your eyes, then open your eyes. चलिए, सभी को प्रणाम, शुभ रात्रि।